गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास हम इस प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया है कैपेसिटर। होपफुली सबको कैपेसिटर की पिछली जो क्लासेस है वो सबको समझ में आई हो। आज की क्लास हम इस आसान सी प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। जब मैं यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेट्स बोल रहा हूँ तो ऑटोमेटिक तुम्हें लेना है कि इनफाइनाइट प्लेट्स है ना ही अज्यूम करके चलना है, वो ध्यान रखना है ना। इस अरेंजमेंट की कैपेसिटेंस हमें C गिवन है और ये प्लेट एरिया हमें A गिवन है, एक प्लेट का एरिया हमें A गिवन है। इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस हमें D गिवन है। व्हाट वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। इन दोनों प्लेट्स के बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है ना। ये कैसे फाइंड करेंगे तो सॉल्व करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहला स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप होना चाहिए तुम्हारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। सबसे पहला स्टेप क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस टाइप की प्रॉब्लम में हमेशा यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले तुम्हें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस लॉजिक से करना है जो मैंने सिखाया था तुम्हें। अब मैं प्लेट्स को ऐसे सिंपल सी लाइन से दिखा रहा हूँ, ये ध्यान रखना है। तो ये चार्ज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होगा, ये फेसेस पे, इन फेसेस पे, है ना। तो वी आर गिवन टू प्लेट्स, तो टू प्लेट्स में कितनी फेसेस होंगी, ये 3 फेसेस, 1 2 3 एंड 4। इन फेसेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कैसे होगा, क्या सिखाया था मैंने कि जो हमारा टोटल चार्ज है उनको ऐड करना है पहले। तो टोटल चार्ज निकाला, कितना आएगा टोटल चार्ज, -2q आएगा। फिर ये जो टोटल चार्ज आया है उसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे। हमेशा ये 2 से डिवाइड करना है ना। जो भी टोटल चार्ज उसको हमेशा 2 से डिवाइड करना है। ये आएगा मेरा -q। और जो भी ये चार्ज आएगा इसको हम अपने जो एक्सट्रीम फेसेस हैं, है ना, अपना अरेंजमेंट के एक्सट्रीम फेसेस हैं उनकी एक्सट्रीम जो प्लेट्स हैं, एक्सट्रीम प्लेट्स हैं उनकी आउटर फेसेस पे, एक्सट्रीम प्लेट्स की आउटर फेस पे दे देंगे, है ना। एक्सट्रीम, यहाँ पे तो 2 ही प्लेट्स है तो दोनों प्लेट्स ही मेरी एक्सट्रीम है ना। एक्सट्रीम प्लेट्स की आउटर फेसेस पे ये चार्ज लिख देना है ना। ये शॉर्टकट जो तुम्हें मैंने बताया था, ठीक है, ये लिख दिया। और फिर जो अब ये जो फेसेस हैं इस पर चार्ज कैसे आएगा, इस पर चार्ज आएगा अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन। मतलब कि अगर ये जो मेरा टोटल चार्ज यहाँ पर Q है, इस Q का -Q चार्ज इस फेस पे आ गया तो इस फेस पे कितना आएगा, +2Q, ठीक है। क्योंकि +2Q और -Q तुम्हारा Q हो जाएगा इस लॉजिक से। और फिर इसके सामने ये +2Q तो उसके सामने जस्ट इक्वल एंड अपोजिट इंडक्शन होगा। तो यहाँ पे +2Q का इंडक्शन क्या होगा, +2Q का इंडक्शन होगा -2Q, है ना, इक्वल एंड अपोजिट इंडक्शन। और अब यहाँ देखना है कि -2Q और -Q क्या मेरा -3Q आ रहा है, तो ये आ रहा है। इट मीन्स कि ये हमने परफेक्ट अरेंजमेंट कर दिया है। तो ये हो गया चार्ज का अरेंजमेंट। अच्छा, अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर कैपेसिटर होता है तो उसके सामने इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए। तो इसकी वजह से ही हम मैं पूछूंगा चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या है, तो तुम्हारा यही होगा चार्ज ऑन कैपेसिटर। इसको हम लोग बहुत तरीके से, एक तो तुम ऐसे याद रख सकते हो कि हमेशा 2 प्लेट्स के जो अंदर वाले चार्जेस है ना, जो इक्वल एंड अपोजिट है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट यहाँ पे साइन के होंगे, वही तुम्हारा क्या होगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर। तुम उसको ऐसे याद कर सकते हो। या फिर मैं तुम्हें अच्छा लॉजिक बताता हूँ कि कैपेसिटर के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये जो प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ और सिर्फ +2Q और -2Q का ही हाथ होगा। तुम पूछोगे कि सर ये -Q और ये -Q का हाथ क्यों नहीं है, वो मैं समझाता हूँ कि अगर मैं इस पॉइंट पे, यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं डिफाइन करता हूँ तो ये -Q की वजह से अपनी तरफ, ये -Q की वजह से अपनी तरफ, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट कर रहे होंगे। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसलिए ये चार्जेस कभी भी, है ना, हमारी पिक्चर में नहीं आएंगे। जब हम कैपेसिटर बोल रहे हैं, कैपेसिटर की जब हम लोग कैपेसिटेंस बोल रहे हैं, और अगर तुम्हें यहाँ पर कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, तुम्हें अगर ये Q = CV वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, तो इस फॉर्मूले में तुम्हें पता है कि V क्या है, V है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स, Q क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो जब हम लोग चार्ज ऑन कैपेसिटर की बात करेंगे तो तुम्हें ये लेना है तुम्हारा, है ना, ये जो तुम्हारे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, प्लेट्स के अंदर वाली सरफेसेस के चार्ज लेना है, ठीक है। क्यों लेना, तो वो तुम्हें मैंने यहाँ समझा दिया है। क्योंकि जो प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये आउटर फेसेस के, है ना, चार्जेस का कोई रोल यहाँ नहीं होगा। होपफुली सबको क्लियर हो रहा होगा ना। तो ये अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले को यूज़ करके अगर मैं V निकालूँ तो V कितना आएगा,
Q/C, यहाँ पर Q क्या लोगे तुम, ये 2Q लोगे। तो ये मेरा आंसर, ये मेरा फॉर्मूला, ये ध्यान रखना है, ये मेरा फॉर्मूला लिखा है मैंने। इस फॉर्मूले में जब मैंने डेटा पुट किया तो चार्ज ऑन कैपेसिटर इज, है ना, 2Q, और कैपेसिटेंस हमें यहाँ पे C दिया तो 2Q/C, तो ये आ जाएगा हमारा इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। होपफुली ये सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और बाकी प्लेट्स की तो हमने बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमने प्लेट्स वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं ना, अर्थिंग वाले टॉपिक्स में। तो इसको नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मैं तुम्हें यहाँ पर इस अगले टॉपिक में बहुत ही बेसिक से अभी चीज़ बता रहा हूँ कि अब मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बैटरी से मैं कनेक्ट करूँगा, ठीक है। बैटरी बोलते हैं या सेल बोल दो, कुछ भी, है ना, कुछ भी चलेगा तुम्हारा। वैसे तो, है ना, सेल बोलते हैं। यहाँ पर जो ये करेक्ट जो वर्ड है वो सेल है, एक सिंगल सेल, और ग्रुप ऑफ सेल्स को बैटरी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे। तो मैं यहाँ पे ये तुम्हें समझाने वाला हूँ कि क्या प्रोसेस होता है। ये ध्यान से सीखना है तुम्हें कि ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वही 2 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। इसको अगर हमने ये कनेक्टिंग वायर की हेल्प से एक सेल से कनेक्ट किया है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ अब ध्यान देते हैं, ये हमारे एक सेल का सिंबल है, एक बड़ी प्लेट, एक छोटी प्लेट। बड़ी प्लेट मतलब कि हायर पोटेंशियल पे होता है, इसलिए प्लस साइन लगाते हैं, ठीक है। प्लस साइन सिर्फ यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो तुम्हारी यहाँ पे लार्ज प्लेट है, ये बड़ी प्लेट है, ये हायर पोटेंशियल पे, और ये छोटी प्लेट है लोअर पोटेंशियल पे। माइनस साइन बस ये शो कर रहा है कि ये लोअर पोटेंशियल पे है। ये ध्यान रखना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसका पोटेंशियल नेगेटिव ही होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस प्लेट का पोटेंशियल नेगेटिव होना चाहिए, इसका पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। बस ये प्लस साइन माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ये जो बड़ी प्लेट है इसका हायर पोटेंशियल है, छोटी प्लेट का लोअर पोटेंशियल है। ये भी स्विच है ना, स्विच अगर जब तक कनेक्ट हम नहीं करेंगे तब तक ये बैटरी, है ना, इस सर्किट में कुछ भी चार्ज मूव नहीं कराएगी, ये ध्यान रखना है ना। देखो यहाँ पर अगर मैंने लिख लिया है कि बैटरी का पोटेंशियल V है, बैटरी का पोटेंशियल V है, या फिर EMF बोलते हैं जिसको हम लोग बेसिकली EMF बोलते हैं। ये टर्म होता क्या है, EMF होता क्या है, तो ये तो वैसे हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, एक सेल के लिए, है ना, वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल के लिए, ठीक है। तो हमें बस मान के चलना है V का मतलब क्या वो मैं बताता हूँ। इस V का मतलब है कि ये जो सेल है इसका ये जो हमारा यहाँ पे बड़ी प्लेट है, बड़ी प्लेट का पोटेंशियल, और ये छोटी प्लेट है, छोटी प्लेट के पोटेंशियल का डिफरेंस। मान लेते हैं कि ये जो सेल के पास में, बड़ी प्लेट के पास में मैंने ये पॉइंट A ले लिया, मैंने ये पॉइंट छोटी प्लेट के पास में अगर B ले लिया, तो बड़ी प्लेट का पोटेंशियल अगर मान लेते हैं कि मेरा VA है, और छोटी प्लेट का पोटेंशियल मान लेते हैं मेरा VB है, ये अगर हमने अज्यूम कर लिया है, तो हम ये बोल सकते हैं कि बड़ी प्लेट का पोटेंशियल माइनस छोटी प्लेट का पोटेंशियल इज ये सेल का EMF V जो मैंने मान रखा है, इसका सिंबल V ले रखा है। तो इसका मतलब ये होता है सिंपल सा कि बेसिकली ये अब जब भी तुम्हें किसी भी सेल के लिए यहाँ पर एक वैल्यू दी हो, है ना, यहाँ पे 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 15 वोल्ट, हम बोलते हैं कि वो हमारे सेल का वोल्टेज, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है सिंपल से कि ये जो बड़ी प्लेट है और ये जो छोटी प्लेट है, उन दोनों के बीच, उन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। इस V का मतलब क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है ना। तो मैंने यहाँ पर इसको पॉइंट्स मेथड में बताया है कि बड़ी प्लेट को अगर मैंने पॉइंट A नाम दिया, छोटी प्लेट को मैंने अगर ये पॉइंट B नाम दिया है, तो बेसिकली ये V का मतलब क्या है, सिंपल सा VA माइनस VB। अब देखो यहाँ पे अब प्रोसेस समझा रहा हूँ कि अब होगा क्या। जैसे ही मैं ये स्विच को क्लोज करूँगा, जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूँगा, ये देखो ये अपनी जो प्लेट्स हैं ये न्यूट्रल है, ये दोनों प्लेट्स क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया है, तो बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज ऑफ
पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये जो तुम्हारे कंडक्टिंग वायर्स है, प्लेट्स है, इस पूरे में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ सेटअप होती है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना, ये आउटसाइड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। यहाँ सेल के अंदर अभी क्या हो रहा है उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सेल के अंदर क्या हो रहा है उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हारा है ना केमिस्ट्री का पार्ट है कि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड सेल, वो अभी डिस्कस नहीं कर रहे। वहाँ पे अपनी केमिकल रिएक्शंस होती है, बस इतना याद रखना है, केमिकल रिएक्शंस होती है। बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ जनरेट होता है ना। और केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे जब तक होती रहेंगी इन दोनों पॉइंट पे या फिर इन दोनों प्लेट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस V मेंटेन्ड रहेगा। अब ये V हमेशा के लिए मेंटेन्ड रहेगा, है ना, जब तक केमिकल रिएक्शंस हो रहे हो। जैसे ही केमिकल रिएक्शंस होना बंद हो जाती है, क्योंकि धीमे धीमे एग्जॉस्ट हो जाता है सेल, केमिकल रिएक्शंस अपनी होना बंद हो जाती है, तो हम बोलते हैं सेल खराब हो गया। तो सेल खराब होने का मतलब क्या है कि जो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव जो प्लेट्स मार्क कर रखी होती है सेल में, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाता है, उन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों जरूरी है? पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है कि जब मैंने इन दोनों प्लेट्स को जोड़कर, ये इन दोनों पॉइंट्स को जोड़कर, पॉइंट्स बोल दो या प्लेट्स बोल दो, इन दोनों प्लेट्स को जोड़ के जब मैं एक बाहर एक सर्किट जोड़ूंगा, ये सर्किट का मतलब क्या है कि एक कंडक्टिंग वायर जोड़ूंगा, तो उस वायर में क्या होगा, उस वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वायर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जो वायर के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, बहुत ही रैंडमली जिगजैग मोशन कर रहे होते हैं, वो फिर क्या होते हैं, वो फिर तुम्हारे, है ना, यहाँ पर एक लाइन में, एक यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर फॉर्मेशन में, प्रॉपर सेटअप में मूव करना शुरू करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी कैसे सेटअप होगी? ऐसे सेटअप होगी, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आसान तरीके से बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर अभी सिर्फ तुम्हें इतना समझना है। बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो धीमे धीमे इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे ऐसे मूव करना शुरू कर देंगे। ये समझ में आ रहेगा ये। और अब ध्यान देखना है, अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इस पॉजिटिव प्लेट को टच करेगा, तो अंदर की केमिकल रिएक्शंस होंगी, और वो केमिकल रिएक्शंस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वैसे ही, इस नेगेटिव प्लेट से वैसे ही निकाल देगा, ऐसे, ये ध्यान रखना है। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया, जैसे इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो इस प्लेट का पोटेंशियल अपना कम होगा, केमिकल रिएक्शंस हो ही रही हैं, तो उसी इंस्टेंट पे यहाँ पर ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो इसका जो पोटेंशियल तुम्हारा जो है वो तुम्हारा यहाँ पे नेगेटिव साइन में उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, सो दैट कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा मेंटेन्ड रहेगा। ऐसा होता है, ऐसा मान के चल लेते हैं, अभी आगे तो बहुत चीज़ें पढ़नी है। तो फिर बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर किया इस पॉजिटिव प्लेट पे, उसी इंस्टेंट पे नेगेटिव प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ जाएगा। इट मीन्स कि अगर कुछ टाइम बाद इस पर +Q चार्ज आ गया, इस प्लेट पे अपना पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा, नेगेटिव चार्ज निकल रहा, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस प्लेट पे फिर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो एक सेल का काम क्या है? हमारी प्लेट्स पे ऐसे चार्ज एक्यूमुलेट करना, ठीक है। पहली चीज़ ये, हमारे सेल का काम क्या है? हमारी प्लेट्स पे चार्ज एक्यूमुलेट करना। रियल में क्या होता है? रियल में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। देखो मैं ये इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ, रियल में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, लेकिन अब मैं एक्चुअल में मैं इलेक्ट्रॉन्स मूव करता नहीं दिखाऊंगा, है ना। मैं क्या दिखाऊंगा वो मैं अभी आगे तुम्हें सिखाने वाला हूँ। ऐसा हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर अब अगली चीज़ कि यहाँ पर धीमे धीमे चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा, तो चार्ज का एक्यूमुलेशन अब कब तक होता रहेगा? अब अगला सवाल क्या आता है कि ये चार्ज कब तक एक्यूमुलेट होता रहेगा? क्योंकि अभी मेरा मान लेते हैं कि अब किसी इंस्टेंट पे +Q चार्ज हुआ है, चार्ज धीमे धीमे अपना बढ़ के कुछ इंस्टेंट के बाद मान लेते हैं कि तुम्हारा यहाँ पे अपना +Q हो गया, फिर मान लेते हैं कि इससे भी अपना बढ़ रहा है, या फिर यही एक लिमिट है, इससे ज़्यादा चार्ज अपना नहीं बढ़ रहा है। तो क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो ये ध्यान रखना है कि हमारे कैपेसिटर पे चार्ज का एक्यूमुलेशन तब तक होता रहेगा, ये प्रोसेस जो है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा कैपेसिटर पे चार्ज आ रहा है ना, कैपेसिटर हमारा चार्ज हो रहा है, तो ये प्रोसेस हमारा तब तक होता रहेगा जब तक हमारे सेल का पोटेंशियल कैपेसिटर के पोटेंशियल के इक्वल ना हो जाए। हमारे सेल का पोटेंशियल कैपेसिटर के पोटेंशियल के इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे कैपेसिटर में फाइनल चार्ज ये आ गया है ना, ये +Q और -Q आ गया। अगर मैं ये बोल रहा हूँ हमारे सेल पे फाइनल चार्ज
है ना, ये मेरा अपना Q आ गया है। जब मैं बोलता हूँ कि हमारे कैपेसिटर का चार्ज, तो हम बोलते हैं कि कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट का चार्ज, और इसकी कैपेसिटेंस मान लेते हैं कि मुझे C दी है, इस अरेंजमेंट की कैपेसिटेंस मैंने C दी है। अच्छा, कैपेसिटेंस किस बात पर डिपेंड करता है? तो हमें ये पता है कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि उस कैपेसिटर का शेप कैसा है, साइज कैसा है और किस मीडियम में रखा है। हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि उस पर कितना चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। ये तो पता है सबको, क्योंकि Q इज प्रोपोर्शनल टू V, तो Q बाय V को C बोलते हैं, है ना, Q बाय V को C बोलते हैं हम लोग। तो अगर Q बढ़ता है तो V भी बढ़ता है उसी के हिसाब से, और लेकिन C अपनी कांस्टेंट रहती है। तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर फाइनल चार्ज, अगर मान लेते हैं कि फाइनल चार्ज मेरा ये आ गया है हमारे कैपेसिटर पे, तो उसका मतलब क्या है कि जो हमारे कैपेसिटर का पोटेंशियल जो हो गया है, कैपेसिटर के पोटेंशियल का मतलब क्या है? कैपेसिटर के पोटेंशियल का मतलब है इन दोनों प्लेट्स, कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये है कैपेसिटर का पोटेंशियल, इसका मतलब, ठीक है ना। तो जो हमारा कैपेसिटर का पोटेंशियल है ना, वही हमारे सेल का पोटेंशियल हो जाएगा। जो इसका पोटेंशियल है वही इसका पोटेंशियल हो जाएगा। तब हम बोलेंगे कि अब इस पर चार्ज और ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक पोटेंशियल, दो सिस्टम्स का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो चार्ज, अच्छा, सेल से चार्ज कैपेसिटर में क्यों फ्लो कर रहा था? तो हम बोलेंगे कि बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अभी अगर कैपेसिटर अनचार्ज होगा तो उनके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। इसमें अभी है डिफरेंस V का, ठीक है। और कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों का सेम नहीं हो जाता पोटेंशियल। मतलब कि अब जैसे ही हमने कैपेसिटर को अपने सेल से जोड़ा है, तो अगर मान लेते हैं फाइनल चार्ज मेरा इसमें यहाँ पे कैपिटल Q आ गया, तब हमारे कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल V हो जाएगा। और ये V वही है जो हमारे सेल का V है, ये ध्यान रखना, ये V वही है जो हमारे सेल का V है ना, ठीक है। तो इट मीन्स कि इस चार्ज की कोई पूछे वैल्यू क्या होगी, फाइनल चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो वो तुम्हारा सिंपल सा होगा कि C क्या है, हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, और V क्या है, हमारे कैपेसिटर जो है उसका पोटेंशियल, और कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जो हमारे सेल का पोटेंशियल है। इसमें मैं तुम्हें बस ये सिखाना चाहता हूँ कि कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जो हमारे सेल का पोटेंशियल है। तो तुम ये फॉर्मूला ऐसे यूज़ कर सकते हो। होपफुली सबको क्लियर हुआ होगा कि जब हम लोग यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा होना है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं कैसे यहाँ मार्क करूँगा, देखो ध्यान से देखते हैं। रियल में क्या होता है, रियल में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स नहीं करना है सिचुएशन को। तो मैं अगर ऐसा दिया ना, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे मानता हूँ कि मान लेते हैं कि हमारे कैपेसिटर से, नहीं सॉरी, ये सेल से, हमारे सेल से +Q चार्ज निकला। क्या निकला? +Q चार्ज निकला। लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो कभी मूव नहीं कर सकता है, लेकिन मैं ऐसे ही मान के चलूँगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ऐसा तो मान के चल सकते हो, उसमें कोई तुम पाप नहीं कर रहा। ऑब्वियस बात है कि अगर यहाँ पर -Q चार्ज एंटर कर रहा है तो तुम ये बोल सकते हो उल्टा कि +Q चार्ज निकल रहा है ना। तुम यहाँ पर बोलने के लिए बोल सकते हो, ये ध्यान रखना है ना। रियल मेथड तो वही कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहे हैं, लेकिन ये बोलने की वाली बात है। मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि हमारे पॉजिटिव प्लेट से +Q चार्ज निकला और ये +Q चार्ज इस प्लेट पे आके एक्यूमुलेट हो गया, ऐसे, ठीक है, ऐसे मैं ऐसे बोलता हूँ। फिर इस +Q चार्ज की वजह से इसके सामने नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। अगर इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आना है तो यहाँ से +Q चार्ज ऐसे भागना चाहिए, है ना। जब इस, क्योंकि ये प्लेट अपनी न्यूट्रल है, अगर इसमें अगर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होना है तो +Q चार्ज निकलना चाहिए, और ये +Q चार्ज वापस हमारा देखो सेल पे आ गया। बस ये ध्यान रखना है कि जितना चार्ज तुम निकाल रहे हो पॉजिटिव प्लेट से, उतना ही चार्ज नेगेटिव प्लेट पे आना चाहिए, सो दैट कि ये सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे। तो मैं ऐसे मार्क करता हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव चार्ज यहाँ चलाता हूँ, है ना। पॉजिटिव प्लेट से ऐसे चार्ज, अपने सेल की पॉजिटिव प्लेट से चार्ज निकाल रहा हूँ, और हमारे कैपेसिटर की जो भी प्लेट पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसके सामने नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। जब नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा तो उस प्लेट से पॉजिटिव चार्ज ऐसे भागेगा और वापस वो नेगेटिव टर्मिनल की ओर आ जाएगा, और सर्किट अपने कंप्लीट हो जाएगा ना। और मान लेते हैं कि यही अपना चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है, यही हमारा फनल चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है। अभी हम लोग चार्जिंग प्रोसेस हम नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पर चार्जिंग प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, वो सब नहीं सोच रहे हैं। ये मान लेते हैं फाइनल चार्ज यही एक्यूमुलेट हुआ है, तो फाइनल चार्ज अगर एक्यूमुलेट हुआ है तो उस इंस्टेंट पे हमारे कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। जो हमारे सेल का पोटेंशियल है वही हमारे कैपेसिटर का पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है।
when charge on capacitor becomes Q, Q मतलब फाइनल चार्ज है ना, then potential of the कैपेसिटर, जिसको बेसिकली हम लोग ये बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट माइनस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट, है ना। देन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर विल बी इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द सेल, है ना। और सेल का वोल्टेज अगर तुम्हें V दिया है तो हम लोग हमारे कैपेसिटर का भी पोटेंशियल V लेंगे, ये ध्यान रखना है ना। अगर Q चार्ज, Q मेरा क्या है, फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर। और मैं अब हमेशा पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज ही निकालूंगा, ठीक है। ये अपना रियलिटी में ऐसा प्रोसेस होता नहीं है, पर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ऐसे ही करेंगे, है ना, जिससे कि एकदम हमारी प्रॉब्लम में हम साफ सुथरे तरीके से काम करें, है ना, और हमसे कोई गलती ना हो, ठीक है। रियलिटी में वो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पर अभी हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ये सबको समझ में आ रहा है ना, हम ज़्यादा बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे, हम तो ऐसे ही मार्किंग करेंगे। तो इसको नोट करते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम्स में आते हैं, है ना। तो देखो अब यहाँ पर इसमें देखो अब आगे एक चीज़ और सीखते हैं, इसको नोट कर लिया होगा सबने होपफुली। देखो ध्यान से देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर, जैसे मैंने ये फॉर्मूला प्रूव कर रखा है, क्या प्रूव कर रखा है फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। क्या लिखा था फॉर्मूला मैंने, हाफ CV², है ना। अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यहाँ पे C है और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, वो अगर V है तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी, हाफ CV²। मैं यहाँ पर अब निकालना चाहता हूँ वर्क डन बाय बैटरी। इस प्रोसेस में बैटरी कितना वर्क करेगी, तो वर्क डन बाय बैटरी वो देखते हैं, है ना। बैटरी का वर्क डन क्या होगा, देखो अब बैटरी क्या कर रही है वो देखते हैं हम लोग, है ना। बैटरी क्या कर रही है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। बैटरी का मेन काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। बैटरी का मेन काम क्या है, ये जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स है ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, ठीक है। मेंटेन करना मतलब कि VA माइनस VB हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना। फॉर अ वर्किंग सेल VA माइनस VB हम कांस्टेंट लेके चल रहा है आइडियल सिनेरियोज में, कि हमारा सेल ना यहाँ पर उसकी वो एकदम परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में सेल है, ठीक है। रियल लाइफ में सेल की लाइफ धीमे धीमे जो उसकी शेल्फ लाइफ होती है, या फिर जब उसको यूज़ करते हैं उसकी लाइफ होती है, तो सेल हमारा धीमे धीमे ख़राब हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर की जो यहाँ पे है ना केमिकल रिएक्शंस है ना, केमिकल रिएक्शंस है उसकी, है ना, ताकत ख़त्म होती जाती है। केमिकल रिएक्शंस बेसिकली हमारा वर्क कर रहा होता है ना। तो जब मैं पूछता हूँ कि वर्क डन अपना बाय सेल या बैटरी, जो भी वर्ड यूज़ करूँ मैं, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सेल भी या बैटरी भी, है ना, वर्क मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। तो उसका मतलब क्या है बेसिकली, कि वर्क डन बाय केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन करती क्या है, ध्यान से देखना कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने इस प्लेट से +Q चार्ज निकाला, मैंने ये बोला इस प्लेट से +Q चार्ज निकाला, ठीक है। +Q चार्ज यहाँ स्टोर हो गया, फिर वहाँ से नेगेटिव चार्ज आया और इस प्लेट पे अपना +Q चार्ज ऐसे आ गया। तो ध्यान से देखो, जैसे ही मैं पॉजिटिव प्लेट से +Q चार्ज निकालूंगा तो इस प्लेट का पोटेंशियल मेरा बढ़ेगा या फिर घटेगा, बताओ। अगर मैंने A पॉइंट पे पोटेंशियल VA था और वो पॉजिटिव प्लेट है, इससे अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज निकाल लिया तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, मेरा कम हो जाएगा, ये समझ में आ रहेगा। और ये जो नेगेटिव प्लेट है ना, उसका पोटेंशियल मान लेते हैं VB है। क्या है पोटेंशियल मेरा, VB है, ठीक है। VB पोटेंशियल है पॉजिटिव, ये इसका नाम मैंने B दिया है, VB पोटेंशियल है। और जैसे ही इसमें ये +Q चार्ज है ना ऐसे घूम के आके ऐसे ऐड होगा, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, इसका पोटेंशियल मेरा बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो देखो यहाँ पे इसका नेगेटिव मान लेते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, तो अगर मैंने ये ऐड किया तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल मेरा क्या होगा, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू में बढ़ेगा, नेगेटिव वैल्यू में बढ़ेगा।
और एक्चुअली ऐसे भी इसका है ना, यहाँ पे अपना घटेगा, या फिर नेगेटिव वैल्यू ली है और ये चार्ज और ऐड किया तो इसमें नेगेटिव चार्ज इफेक्टिवली अपना कम हो गया, नेगेटिव चार्ज अपना कम हो गया तो नेगेटिव वैल्यू तुम्हारी है ना -4 से -2 चली गई, वैसा। तो -4 से -2 में माइनस वाला चार्ज ऐसे है ना बढ़ता है। तो ये जो अपना डिफरेंस हम निकाल रहे हैं VA माइनस VB जो हम निकाल रहे हैं, वो तुम्हारा इफेक्टिवली क्या होगा, वो तुम्हारा यहाँ पर एज अ होल है ना कम होगा। हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर VA माइनस VB क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पर हमें कम दिख रहा है इस प्रोसेस में। लेकिन बैटरी क्या करती है, इसको मेंटेन रखती है। बैटरी क्या करती है, ये सेल क्या करता है, सेल 2 पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। तो मतलब कि क्या होना चाहिए, तो मतलब कि यहाँ पे सेल के अंदर प्रोसेस क्या हो रहा है, सेल के अंदर प्रोसेस ये हो रहा है कि नेगेटिव प्लेट पे ये जो +Q चार्ज है ना, उसको ये तुरंत पॉजिटिव प्लेट पे भेज दे। पॉजिटिव प्लेट से जो हमने +Q चार्ज निकाला उसको नेगेटिव प्लेट पे हमने दिया, तो सेल के अंदर क्या होना चाहिए, ये सेल के अंदर, मैं सेल के इनसाइड कहता हूँ कि सेल के इनसाइड नेगेटिव प्लेट पे से जो +Q चार्ज है उसी इंस्टेंट पे, देखो जिस इंस्टेंट पे ये +Q चार्ज एंटर कर रहा है और उस इंस्टेंट पे जब ये +Q चार्ज एग्जिट कर रहा है, एक साथ तो नहीं करेगा है ना, ये आराम से मतलब कि स्मूथली चलेगा, ऐसा थोड़ी कि एक साथ +Q हो गया। वो ध्यान, वो सब अभी नहीं सोचना है तुम्हें, अभी सिर्फ इतना सोचना है, ये ध्यान रखना है ना, सब कुछ आगे जाके क्लियर होगा। करंट यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग सेल के बारे में पढ़ते भी। तो सेल क्या करता है, सेल हमारे लिए है ना पॉजिटिव चार्ज +Q चार्ज नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर आ रहा है। अच्छा, क्या नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिक आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिक लो से हाई मूव नहीं कर सकता, इसलिए तो यहाँ पर सेल को वर्क करना पड़ता है ना। तो वर्क डन बाय सेल का मतलब क्या होता है, वही केमिकल रिएक्शंस का यहाँ पे मतलब क्या है, वो वर्क कर रही है। तो केमिकल रिएक्शंस हमारे लिए नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज को मूव करा रही हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट पे, ठीक है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे। तो यहाँ से जो चार्ज मूव +Q चार्ज मूव कर रहा है B से A की ओर, और B से A का तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ पे V है, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, ये जो चार्ज मूव कराया है Q इंटू V, जो तुमने चार्ज मूव कराया है Q इंटू V, V क्या है, A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये और ये फॉर्मूला तुम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, एक्चुअल में ऐसे ही तो हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो वर्क डन बाय सेल क्या होता है, Q इंटू V। अच्छा, यहाँ पर लेकिन हमें पता है, ये ध्यान रखना फॉर्मूला, लेकिन हमें पता है कि Q को CV भी हम बोल सकते हैं। ये Q जो है हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, एक्चुअली ये Q है वो सेम Q है, तो यहाँ से ये Q निकाल कर हम Q को पुट कर सकते हैं CV। तो वर्क डन बाय सेल, वर्क डन बाय सेल की बात कर रहा हूँ, वर्क डन बाय सेल मेरा कितना आया इस लॉजिक से, तो CV² आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा सेल है, जब वो किसी एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहा होता है तो वो सेल कितना वर्क करता है, CV²। सेल कितना वर्क बताओ कर रहा है, CV²। और कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, ½ CV², ½ CV²। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि सेल यहाँ पे जितना भी वर्क करता है ना, उसकी आधी एनर्जी, उसके सिर्फ आधी एनर्जी ही हमारे कैपेसिटर में स्टोर होती है। तो आधी एनर्जी कहाँ जाती है, तो आधी एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है। तो आधी एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, ये ध्यान रखना है ना। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि आधी एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है। अगर मैं लिखना चाहूँ कि यहाँ पे हीट कितनी रिलीज होगी, तो यहाँ पर हम लोग प्रॉपर फॉर्मूला बना लेते हैं। तो वर्क डन जो सेल का है वो है CV², एनर्जी कितनी स्टोर्ड हुई है, ½ CV²। ये फॉर्मूला प्रूव करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर हीट कितनी रिलीज होगी, H कितना रिलीज होगा, तो वर्क डन बाय सेल माइनस हमारे कैपेसिटर पे कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई है ना। मैं ΔU क्यों लिख रहा हूँ कि हमारे कैपेसिटर पे अगर ऑलरेडी कुछ और एनर्जी होती, ऐसे तो अगर हमारा कैपेसिटर अनचार्ज्ड है
कोई भी चार्ज नहीं है तो पहले एनर्जी जीरो, और बाद में अगर उसमें v पोटेंशियल आ गया तो बाद में एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, तो अपना डिफरेंस कितना आएगा, हाफ सी वी स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर पहले से भी कुछ एनर्जी है, कुछ प्रॉब्लम्स में ऐसा होता है कि हमारे कैपेसिटर में पहले से ही एनर्जी होती है, ये ध्यान रखना है, तब हम लोग ये बेसिकली यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे वर्क डन अपना सेल की वजह से वर्क डन और माइनस हमारे कैपेसिटर में जो भी एनर्जी का चेंज हुआ है पूरे प्रोसेस में, ये यूज़ करेंगे। तो इस वाले केस में क्या आएगा, वर्क डन बाय ये सेल आया सी वी स्क्वायर माइनस हमारे कैपेसिटर में कितनी एनर्जी में चेंज आया, तो पहले जीरो था, जब हम लोग सेल नहीं लगाया था तो जीरो होगा, और अब लगा दिया तो हाफ सी वी स्क्वायर होगा। तो हीट एनर्जी कितनी, यहाँ पर हीट कितनी रिलीज होगी, तो हाफ सी वी स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस वाले सिनेरियो में सेल ने जितना भी वर्क किया है उसका सिर्फ आधा ही पार्ट एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है हमारे कैपेसिटर में, और आधा पार्ट हमेशा हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जा रहा है ना, ये हमें ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है। अब फाइनली इसको नोट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो एक ये प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया है कि हमें एक यहाँ पर कैपेसिटर दिया है, इस कैपेसिटर में ऑलरेडी कितना चार्ज है, 50 माइक्रोकूलम चार्ज है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यहाँ पे 10 माइक्रोफेरेड है। इनिशियली कैपेसिटर को सेल से नहीं जोड़ रखा है, देखो सेल मैंने सर्किट में सेल दिखाया पर स्विच को ओपन रखा है ना, ये स्विच ओपन है मतलब कि सेल अभी इससे कनेक्टेड नहीं है ना। जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं होगी, तब तक चार्ज का ट्रांसफर नहीं, ये ध्यान रखना है। अगर स्विच ओपन है तो सर्किट अपना कंप्लीट नहीं है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सेटअप होगी और चार्ज का ट्रांसफर इसमें नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए अगर मैं ऐसा स्विच ओपन करके सेल अगर लगाता भी हूँ सर्किट में, फिर भी इसका मतलब क्या है कि ये जो सेल है अभी इस कैपेसिटर से कनेक्टेड अपना नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या कर रहा हूँ, अब मैंने ये सेल लगाया और बैटरी यही है ना, सेल लगाया बैटरी लगाई, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है, उसका हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हमने यहाँ पे 10 वोल्ट रखा है, मतलब बैटरी का वोल्टेज अपना 10 वोल्ट है, इसको वोल्टेज बोलो या फिर EMF बोलो अभी, ठीक है, इसलिए इसका सिंबल मैंने E लिया है। तो जब मैंने स्विच को क्लोज कर दिया, जब स्विच को मैंने क्लोज कर दिया तो बताना है कि हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। जब स्विच को क्लोज कर दूंगा और हम लोग फाइनल स्टेज पे जाएंगे तो इस प्रोसेस में हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। देखो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग हमेशा बिफोर और आफ्टर वाली प्रॉब्लम पे जाएंगे। बिफोर क्या है कि हमें बस यहाँ पे कैपेसिटर गिवन है और उसमें चार्ज 50 माइक्रोकूलम है। इसका मतलब क्या है कि बिफोर में बस ऐसा फिगर दिखाई देगा कि इधर पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर नेगेटिव चार्ज होगा, यही तो होगा ना यहाँ पे, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव प्लेट पे ये 50 माइक्रो ये कूलम का चार्ज है और ये -50 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यही तो होगा ना। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स का नाम ऐसे ए और बी लेता हूँ तो ए साइड देखो अपना पॉजिटिव चार्ज और बी साइड अपना नेगेटिव चार्ज, ये होगा बिफोर। बिफोर में मैंने सेल वेल अपना नहीं यहाँ कनेक्ट कर रखा है क्योंकि यहाँ पे स्विच ओपन तो तुम ऐसा फिगर सोच सकते हो। इसकी कैपेसिटेंस तुम्हें दी है यहाँ पे 10 माइक्रोफेरेड। तो तुम अगर पूछो कि इनिशियल एनर्जी क्या होगी हमारे कैपेसिटर में स्टोर, कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो निकालें अगर, तो इनिशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगी ½ Q²/C, क्योंकि इसमें चार्ज गिवन है तो इसलिए मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ½ Q²/C। तो 1/2 Q² मतलब कि 50 है ना। ये यहाँ पे अपना पता है कि फॉर्मूले में व्हाट इज Q, Q इज चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, टोटल चार्ज नहीं, टोटल चार्ज तो जीरो हो जाएगा, ये तो मैं बताया चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। तो 50 × 10⁻⁻6 इसका स्क्वायर करना है हमें अपॉन C कितना है 10 माइक्रोफेरेड, तो 10 × 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो ये एनर्जी मेरी कितनी आएगी, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 50, तो 5 5 2500 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2 10 20 इंटू 10⁻⁻6। तो एक ये यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, एक जीरो यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया और ये तुम्हारा 125 आ गया, तो ये 125 आ गया, तो U इनिशियल आ जाएगा तुम्हारा 125 इंटू 10⁻⁻6 कितना जूल, ये जूल में है ऐसा ही, क्योंकि मैंने सब कुछ ऐसा ही में चेंज कर रखा है। लेकिन अगर इसको हटाएं, इसको हम लोग ऐसे 125 माइक्रो जूल भी बोल सकते हैं ना, हम लोग उसको 125 माइक्रो जूल भी बोल सकते हैं। इतनी एनर्जी हमारे सिस्टम में क्या होगी, देखो यहाँ पे बिफोर इतनी एनर्जी स्टोर होगी 125 माइक्रो जूल। अब हम आफ्टर वाला केस करेंगे। आफ्टर वाला केस में जब मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो जब मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी है और तब हमें क्या करना है, तब हमें सिर्फ हमारे कैपेसिटर में फाइनल चार्ज निकाल लेना है कि अब यहाँ पे अपना नया चार्ज क्या आएगा।
तो सिंपल सी अब कहानी है कि जब मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी है तो चार्ज का फ्लो होगा हमारे सेल से कैपेसिटर में या फिर कैपेसिटर से, है ना, सेल में। वो तो डिपेंड करता है कि किसके अक्रॉस वोल्टेज का डिफरेंस अपना ज़्यादा है, पर हमें वो नहीं सोचना है, हमें ये सोचना है कि अगर यहाँ पर बैटरी मेरी यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, तो हमारे कैपेसिटर में कितना चार्ज आना चाहिए। अब चार्ज कितना आना चाहिए वो इस बात पर डिपेंड करता है कि फाइनली जो बैटरी का पोटेंशियल है वही हमारे कैपेसिटर का पोटेंशियल हो जाएगा। ये ध्यान रखना है ना। यहाँ पे सेल का मेन काम क्या है कि किसी भी दो पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। तो फाइनली अगर मैंने सेल को इस कैपेसिटर से जोड़ा है तो फाइनली उसमें उतना चार्ज आ जाएगा, है ना, जितना चार्ज यहाँ पे जितना चार्ज होल्ड करके ये उतना पोटेंशियल डेवलप कर ले जितना पोटेंशियल हमारे बैटरी का पोटेंशियल है ना। तो हमारे सेल का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 10 नहीं, हमारे कैपेसिटर का भी कितना हो जाएगा पोटेंशियल, यहाँ पे 10 वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल। तो उसमें अब हमारे पास फाइनल चार्ज कितना आना चाहिए, मान लेते हैं कि मैंने फाइनल चार्ज का सिंबल ये QF लिया है, कितना आना चाहिए उसके लिए वो निकालता हूँ। इसकी कैपेसिटेंस तो हमें दी हुई है 10 माइक्रोफैराड। कैपेसिटेंस में तो यहाँ पर अपना कुछ भी चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये QF आना चाहिए। ये जो QF बोल रहा हूँ, QF मतलब कि चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। हमें पता है कि अब जितना पॉजिटिव प्लेट पे होगा उतना ही नेगेटिव प्लेट पे आएगा, तो आएगा द्वारा C इंटू वी, Q इज इक्वल टू CV वाले फॉर्मूले से ना। और C कितना आएगा 10 माइक्रोफैराड इंटू, है ना, 10 वोल्ट। तो सॉल्व करने पे आएगा 100 माइक्रोकुलम चार्ज। तो 100 माइक्रोकुलम चार्ज आ गया। ये समझ में आया ना, मतलब कि इधर तुम्हारा, है ना, प्लस 100 कुलम माइक्रो चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इधर तुम्हारा माइनस 100 कुलम माइक्रो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये समझ में आ गया सबको, ये आ गया चार्ज। अच्छा, अगर 100 माइक्रोकुलम चार्ज अगर आ गया तो पहले कितना था, अब तुम्हें ये ऐसे सीखना है, पहले कितना था 50 था, अब कितना हो गया 100 हो गया है। तो बैटरी ने सिर्फ कितना चार्ज अपने थ्रू पास कराया होगा, बैटरी ने अपने थ्रू कितना चार्ज पास कराया होगा, है ना, वो निकालूँ अगर मैं कितना चार्ज पास अपना पास कराया है। तो पहले 50 था, अब 100, तो बैटरी ने ऐसे 50 कुलम चार्ज और जाकर ऐड किया होगा, 50 माइक्रोकुलम चार्ज और जाकर ऐड किया होगा ना। देखो मेरे लॉजिक से क्या होता है कि मैं तो पॉजिटिव प्लेट से अपना पॉजिटिव चार्ज निकालता हूँ। मेरे अब लॉजिक से क्या होता है कि पॉजिटिव प्लेट से अपना पॉजिटिव चार्ज निकालता हूँ मैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, क्या मूव कर रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो बस पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज निकालना, हम तो बस पॉजिटिव चार्ज पर ही फोकस करेंगे, पॉजिटिव चार्ज मूव कराएंगे। अगर हमारे, देखो बिफोर वाले केस में अगर हमारे कैपेसिटर पे, देखो यहाँ पे देखो ना A पॉइंट पे, देखो हमने कैपेसिटर के A पॉइंट को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा है फिगर के हिसाब से, और B पॉइंट को नेगेटिव से जोड़ा है, ठीक है, फिगर के यहाँ पे हिसाब से। तो अगर बिफोर फिगर ये दिख रहा था कि ये वाला पार्ट पे अपना +50 था, ये वाले पार्ट पे अपना -50 था, फाइनली यहाँ पर अब +100 आ गया, यहाँ -100 आ गया, तो क्या हुआ होगा, तो बैटरी से तुम्हारा कितना चार्ज मूव किया होगा, बैटरी से तुम्हारा ये +50 चार्ज ऐसे मूव किया होगा, क्योंकि 50 में 50 ऐड करेंगे तो 100 बन जाएगा, और यहाँ से तुम्हारा कितना चार्ज वापस आया होगा, +50 चार्ज ऐसे वापस आया होगा, ठीक है। और फिर ये जो हमारा यहाँ पर सेल है ना, बैटरी है, बैटरी के अंदर के केमिकल रिएक्शन ने क्या किया होगा कि नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की ओर उतना ही चार्ज ट्रांसफर कर दिया होगा, सो दैट कि ये मेंटेन रहे, दो टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अपना मेंटेन रहे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि बैटरी के अक्रॉस कितना चार्ज फ्लो है, 50 माइक्रोकुलम। इसकी क्या इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस है कि हम ये निकाल सकें कि यहाँ पे बैटरी ने कितना वर्क किया है। तो देखो अब मैं यहाँ पर वो निकालता हूँ कि फाइनल एनर्जी कितनी स्टोर हुई। फाइनल यहाँ पे एनर्जी सेल में स्टोर हुई है हाफ CV² से करते हैं, तो हाफ CV² से कर सकते हैं, या हाफ Q²/C से भी कर सकते हैं इस केस में। तो C कितना है इसमें, C है यहाँ पे ये 10 माइक्रोफैराड, और V कितना है इसका, ये 10 वोल्ट, तो V²। तो सॉल्व करेंगे, ये तुम्हारा है ना, यहाँ पे ये अपना वोल्ट्स में 10 वोल्ट का स्क्वायर 5 10 10 100, तो 500 माइक्रो जूल आ जाएगा। देखो मैंने इसको माइक्रोफैराड को कन्वर्ट नहीं किया तो आंसर माइक्रो जूल में आएगा। अगर तुम कर दोगे तो 10⁻⁻6 और आंसर जूल में आएगा, और 10⁻⁻6 को फिर से तुम, है ना, वापस माइक्रो जूल में चेंज कर लोगे। ये आ गया तुम्हारा फाइनल, जो यहाँ पे एनर्जी हमारे कैपेसिटर में स्टोर हो गया। वर्क डन बाय सेल कितना होगा, तो सेल के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया है, तो 50 माइक्रोकुलम्ब ये चार्ज मेरा फ्लो किया है, इनटू सेल के अक्रॉस कितना वोल्टेज का डिफरेंस है,
10 वोल्ट का डिफरेंस है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 500 माइक्रो जूल। तुम्हारा सेल ने कितना वर्क डन किया है 500 माइक्रो जूल। तो अब मैं निकालो कि हीट कितनी यहाँ कितनी डिसिपेट हो गई, मुझे वो निकालना है, हीट कितनी डिसिपेट हो गया। ठीक है, तो यही निकाल देते हैं हीट, हमें तो हीट चाहिए था ना, हीट यहाँ पे जगह है, तो ये हीट कितनी होगी, तो मैंने क्या लिखा था फॉर्मूला, हीट होगी वर्क डन बाय सेल और माइनस यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटर है उसमें एनर्जी का कितना चेंज हुआ। इस केस में अब एनर्जी ऑलरेडी कैपेसिटर में थी, अब जीरो नहीं थी। ठीक है, अभी ये थी, बाद में 500 हो गई, तो यहाँ से कितना चेंज हुआ उतना ही बस देखना है, क्योंकि इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी सेल ने स्टोर की है। तो अब बच्चे क्या होते हैं कि ये पार्ट भूल जाते हैं, सिर्फ ये निकाल लेते हैं फाइनली, और इसलिए वो चीज़ें गलत हो जाती है ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें ये ध्यान रखना है। अगर तुम सामने होते, तुम्हें मैं टाइम देता, तो तुम यही गलती करते। ठीक है, तब तुम्हें और अच्छे से सीखने को मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन बाय सेल कितना आएगा 500 माइक्रोजूल में, माइनस ये चेंज इन एनर्जी कितना है, तो 500 माइनस 125, तो ये लिख देता हूँ मैं 500 माइनस 125, ये डेल्टा यू। तो इतनी एनर्जी अब स्टोर हुई है और एक्स्ट्रा। ठीक है, तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा 125 माइक्रोजूल। ये आंसर क्या आ जाएगा 125 माइक्रो। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आएगा 125 माइक्रोजूल। तो इतनी हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, इतनी एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होगी। होपफुली ये तुम सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उसको नोट करो जल्दी से और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। तो देखो अब अगली प्रॉब्लम में आता है। तो तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने तो कुछ प्रॉब्लम में चेंज किया नहीं, तो चेंज अब मैं करने वाला हूँ। ठीक है, चेंज मैं यहाँ पर अब करने वाला हूँ, वो ध्यान से तुम्हें देखना है। ठीक है, कि प्रॉब्लम वही सेम है, लेकिन जब मैंने यहाँ पर हमारे कैपेसिटर में जब मैंने यहाँ पर बैटरी कनेक्ट की ना, तो मैंने ये पोलैरिटी चेंज कर दिया। ऐसा कि पहले तो मैंने बैटरी नहीं कनेक्ट कर रखी है, तब हमारा 50 माइक्रोकूलम चार्ज है, लेकिन जब मैं बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर की निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव वाला टर्मिनल जोड़ रहा हूँ, और जो पॉजिटिव प्लेट है उससे बैटरी का निगेटिव वाला जोड़ रहा हूँ टर्मिनल, है ना। ये ध्यान रखना, जब मैं बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ, मतलब कि बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ, तो निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव जोड़ रहा हूँ और पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव जोड़ रहा हूँ, तब निकालना है कि हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, तब निकालना है कि हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। तो इसको सॉल्व करना है जल्दी से। इसको अभी वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ सॉल्व करके। ठीक है ना, तुम्हें वीडियो को पॉज करना है, फिर ट्राई करना है, और मैं सॉल्व करता हूँ। तो सॉल्व करने का तरीका अपना वही है, कुछ भी चेंज नहीं करूँगा तरीके में। कि पहले मैं बिफोर वाला फिगर लूँगा, बिफोर में ये तुम्हारा ए है, ये बी है, ए बी मार्क कर रखा है सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस पर्पसेस के लिए कि मैंने यहाँ पे किस पॉइंट से किसको जोड़ रखा है। ठीक है, और बिफोर में ए वाले पॉइंट पे जो प्लेट है उस पर मेरा पॉजिटिव चार्ज दिया है, और बी वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज दिया है। तो चार्ज बेसिकली ऐसा दिखाई देगा। इस सिस्टम की कैपेसिटेंस हमें 10 माइक्रोफैराड दिया, तो इनिशियल कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो हमने कैलकुलेट कर रखा है ऑलरेडी, किसके लिए, तो 125 माइक्रो जूल आएगा, है ना। एनर्जी तो यही होगी इनिशियल। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस फाइनल फिगर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तुम्हें ये नहीं देखना है कि चार्ज कैसे क्या क्यों फ्लो होगा, वो कोई जरूरत नहीं है। अगर फाइनल फिगर में मैंने बैटरी को ऐसे जोड़ रखा है, ये ए है ये बी है, ऐसे जोड़ रखा है। अगर मैंने बी वाली प्लेट को पॉजिटिव से जोड़ रखा है बैटरी के, और ए वाली प्लेट को नेगेटिव से जोड़ रखा है, तो फाइनल चार्ज बी वाले पे पॉजिटिव आ जाएगा और फाइनल चार्ज ए वाले पे नेगेटिव आ जाएगा। मतलब ऐसा कुछ होगा, है ना, ऐसा कुछ तुम्हें दिखाई देगा। क्योंकि बैटरी की पॉजिटिव प्लेट फाइनली उससे जो भी तुम्हारा कैपेसिटर की प्लेट अपनी कनेक्टेड है, पॉजिटिव प्लेट हमेशा अपनी कनेक्टेड वाली प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर देती है, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलता है ना, तो पॉजिटिव चार्ज निकलता है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज ही आ जाएगा, और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज अपना वापस भागता है नेगेटिव की ओर, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये ध्यान रखना है इस लॉजिक से। अब ये चार्ज कितना होगा, इस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, तो जो हमारे यहाँ पर बैटरी का पोटेंशियल है ना, वही वोल्टेज होता है, वही हमारे कैपेसिटर का पोटेंशियल हो जाता है। ठीक है, चार्ज का ट्रांसफर कब तक होता है, जब तक ये चीज़ ना हो जाए, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये पता है ना
ये ध्यान रखना है। तो इसलिए QF हम निकाल सकते हैं, QF इक्वल टू, फिर से यहाँ पर इसकी कैपेसिटेंस हमें दी है C, कैपेसिटेंस तो यहाँ पे चेंज नहीं होगी, तो C इंटू V, ये तुम्हारा आंसर माइक्रो कूलम में आने वाला है क्योंकि मैंने यूनिट का ध्यान रखा। तो फाइनल चार्ज यहाँ पे क्या गया 100 माइक्रो कूलम। मतलब कि अगर मैं ये फिगर को यहाँ पे ढंग से ड्रॉ करूँ, बेसिकली इस साइड पे फाइनल चार्ज क्या इतना आ गया +100 माइक्रो कूलम, और इनिशियल चार्ज कितना आ गया है यहाँ पर, नहीं इस वाले प्लेट पे फाइनल चार्ज कितना आ गया -100 माइक्रो कूलम। तो फाइनली जब मैंने बैटरी को ऐसे कनेक्ट किया तो फाइनली ऐसा कुछ यहाँ दिखाई देगा ना, ये बैटरी तुम्हारी चलो जुड़ी हुई है। फिगर को मैंने थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से दिखा दिया है ना, इतना समझ में पहले आना चाहिए। फिर अब क्या करना है, अब तो मैं यहाँ पर इसमें फाइनल एनर्जी कितनी स्टोर्ड हुई, तो एनर्जी तुम्हारी फाइनल होगी, तो देखो डेटा तो सेम आ रहा है, तो हाफ CV² से तो यहाँ पे एनर्जी निकालोगे तो तुम्हारा जो पहले आया था वही आएगा, 500 माइक्रो जूल ही एनर्जी स्टोर्ड होगी। लेकिन अब यहाँ पर चेंज क्या होगा, चेंज होगा वर्क डन बाय सेल। चेंज क्या होगा, वर्क डन बाय सेल, उसमें चेंज होगा। अच्छा उसमें चेंज क्यों आएगा, पहले ये देखते हैं उसमें चेंज क्यों आएगा। तो उसके लिए हमें ये देखना है कि ये सेल से कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा ना, सेल से कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, यही तो हमारा मेन चीज़ है। ये चीज़ मेन चीज़ है, यही चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आती, या फिर ये चीज़ उनको पता भी नहीं होती कि हाँ कि हमें ये चीज़ पर ध्यान रखना है। तो हमें बस क्या देखना है, हमें सिर्फ एक प्लेट पकड़ लेनी, वो तुम्हारी चॉइस है। मान लिया कि मैं ये B प्लेट पकड़ रहा हूँ, B प्लेट ये पहले देखा, B प्लेट ये बाद में देखा, तो B प्लेट पे पहले चार्ज कितना था -50, B प्लेट पे बाद में चार्ज कितना होगा 100, तो -50 से 100 चार्ज पहुँचने में, -50 से +100 चार्ज पहुँचना है, -50 माइक्रो कूलम से B प्लेट पे फाइनल चार्ज कितना पहुँचना है, +100 चार्ज पहुँचना है। तो कितना चार्ज B प्लेट पे हमने ऐड किया होगा, B प्लेट पे हमने कितना चार्ज ऐड किया होगा कि उसका चार्ज -50 से +100 हो गया। तो कितना चार्ज ऐड किया होगा B प्लेट पे, 150 माइक्रो कूलम ना। जब मैं प्लस का 150 माइक्रो कूलम इसमें ऐड करूंगा तभी तो ये 100 होगा ना। तो वही चीज़ है कि B प्लेट का चार्ज -50 से +100 हुआ है, तो कितना चार्ज ऐड किया होगा अपना +150। तो कि 150 चार्ज हमने थोड़ी ऐड किया, मतलब बैटरी ने ऐड किया होगा। तो बेसिकली बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा, +150 माइक्रो कूलम चार्ज फ्लो कर रहा होगा, ये ध्यान रखना है। जबकि पहले केस में सिर्फ 50 माइक्रो कूलम फ्लो कर रहा था। तो इसलिए इसमें कितना होगा, यहाँ पे इसका बैटरी का वर्क डन कितना होगा, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू जो चार्ज फ्लो कर रहा है बैटरी के थ्रू इनटू बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, या बैटरी का EMF या बैटरी का वोल्टेज, तुम्हें जो भी वर्ड बोलना हो तुम बोल सकते हो। तो डेल्टा क्यू इज़ 150 माइक्रो कूलम इंटू यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज है यहाँ पे अपना 10 वोल्ट। तो उसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1500 माइक्रो जूल। वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया, 1500 माइक्रो जूल। ठीक है, ये सबको होपफुली समझ में आ रहा होगा। तो अगर मैं निकालूं कि हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, तो हीट प्रोड्यूस्ड H निकालना है, तो H कितना होगा, वर्क डन बाय सेल माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कितना आएगा तुम्हारा, तो आएगा तुम्हारा 1500 माइनस चेंज कितना है 500 माइनस 125, तुम्हारा ये कितना आएगा, तुम्हारा आ जाएगा 1125 माइक्रो जूल। इतनी हीट तुम्हारी प्रोड्यूस होगी इस प्रोसेस में, 1125 माइक्रो जूल। एक बार देख लो कैलकुलेशन, हाँ कैलकुलेशन हमने सही किया। तो फाइनली ये नोट कर लो, ऐसे सारे स्टेप्स को अच्छे से समझ लो, फिर से रिवाइंड कर लो वीडियो को, चाहे बहुत ध्यान से सीखना है। उसको नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम में आता है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको ट्राई करना है तुम्हें। यहाँ पर तुम्हें दोनों प्लेट्स पे ऑलरेडी चार्ज दिए हैं, ठीक है, तो उसको देखो एक बार, उसको फिर मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखो यहाँ पर तुम्हें शुरू हो जाना है सॉल्व करना है इसको, ये ध्यान रखना है। खुद से ट्राई करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। मैं देखो इसका दिखाता हूँ सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें एक कैपेसिटर दिया, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है, इसकी कैपेसिटेंस हमें 20 माइक्रोफैराड दिया है,
इन दोनों पे डिफरेंट चार्जेस दिए हैं इनिशियली। जब मैंने बैटरी को, देखो अगर स्विच ओपन है तो बैटरी अभी इससे कनेक्टेड नहीं है, तो इस एक प्लेट पे मैंने प्लस 100 चार्ज मैंने दे रखा है और ये दूसरी प्लेट पे प्लस 300 चार्ज दे रखा है ना। और फिर हमें बताना है कि जब मैं स्विच को क्लोज कर दूँ, स्विच को क्लोज कर दूंगा, बैटरी अब आ जाएगी अपने रोल में, है ना, बैटरी अपने रोल में आ जाएगी। बैटरी का रोल क्या होगा कि फाइनली इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना कर देना जितना इसका खुद का है, ठीक है। बैटरी का रोल ये है कि इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करे रहना और जितना खुद का है उतना ही कर देना। और यहाँ पे तब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा, है ना। वो एकदम फाइनल सिचुएशन ड्रॉ करनी है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि हीट का फ्लो कितना हो, सबको पता है कि अब हीट के फ्लो का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा, कि वर्क डन बाय सेल माइनस, है ना, ये जो हमारे जो कैपेसिटर है उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है ना, पहले कितनी है, अभी इस सिचुएशन में, जब सेल तुम्हारा पिक्चर में आ जाएगा तो उस सिचुएशन में, अपनी अलग सिचुएशन में कितनी होगी, ठीक है, ये हमें पता है। तो अब हम पहले यहाँ पर बिफोर वाला फिगर ड्रॉ करेंगे फटाफट। अच्छा, बिफोर वाले में तो मैंने अभी इसके स्टार्टिंग में, आज के लेक्चर के शुरुआत में अब मैंने वही बताया था कि जब डिफरेंट चार्ज होगा तो फाइनली जो अंदर वाले चार्जेस है वही हमारे काम के चार्जेस है, बाहर वाले चार्जेस का कोई रोल नहीं होता है कैपेसिटर में, ये ध्यान रखना है। तो बिफोर में फाइनली चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहले टोटल चार्ज निकालेंगे, 400 माइक्रोकूलम आएगा, इस टोटल चार्ज को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा आंसर आएगा 200 माइक्रोकूलम। तो हमें पता है कि ये 200 माइक्रोकूलम मुझे ये, है ना, एक्सट्रीम प्लेट्स के बाहर वाले फेसेस में ऐसे दे देनी है। तो अंदर क्या बचेगा, तो टोटल चार्ज यहाँ पे 100 है और यहाँ पर ये 300 है, तो ये 200, यहाँ 100, तो यहाँ पे आएगा -100, तो उसके सामने आएगा +100, ठीक है। ऑफकोर्स ये माइक्रोकूलम में, तो ये वाला पोर्शन ही हमारा कैपेसिटेंस का ही चार्ज है। अगर मैं पूछूं कि चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या है बिफोर, तो तुम +100 माइक्रोकूलम बोलोगे। चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या है, +100 माइक्रोकूलम बोलोगे, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है प्लेट्स के बीच, उसमें से इनका कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में इनका रोल क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लेफ्ट की ओर, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की ओर, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में रोल नहीं है तो पोटेंशियल में रोल नहीं, क्योंकि वी क्या होता है, वी होता है E/D। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो ये आउटर फेसेस पे जो चार्जेस है उनका कोई रोल नहीं होगा, ये अपने दिमाग में बिठा लेना है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं होगा तो उसको रट लो, बिठा लो बस अपने दिमाग में यहाँ किसी तरह। अब ये आ गया है, तो इसमें इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, तो हम यहाँ पे हमें चार्ज पता है ना, इनिशियल चार्ज पता है प्लेट्स पे कितना है, 100 माइक्रोकूलम। कैपेसिटेंस पता है हमारे कैपेसिटर की कितनी है, 20 माइक्रोफैरड। तो चार्ज के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हाफ Q²/C, तो ये यूज़ करेंगे फॉर्मूला। तो हाफ 100 माइक्रोकूलम, 100 × 100 × 10⁻⁶ × 10⁻⁶, ये मैंने कूलम में चेंज कर लिया, स्क्वायर लगा इसलिए 2 लिखा है, और मैंने ये फैरड में कर लिया। सॉल्व करने पर ये ऐसे हो गया, ये 4 ना, 25 × 100, तो 250, और 10⁻⁶ है, तो तुम ऐसे लिख सकते हो 250 × 10⁻⁶ जूल लिख सकते हो। अगर तुम्हें ये हटाना है तो तुम इसको 250 माइक्रो जूल लिख सकते हो ना, ऐसे। तो इतनी इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड है हमारे कैपेसिटर पे, ठीक है। अब आते हैं फाइनल सिचुएशन पे। अच्छा, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मैंने बैटरी अब कनेक्ट की है फाइनल सिचुएशन पे, तो अब मुझे देखना है कि फाइनली चार्ज क्या आ जाएगा। अच्छा, ये ध्यान रखना कि अगर मैं अब इसी में बैटरी भी जोड़ दूं तो भी मेरे ये जो आउटर फेसेस है उन चार्ज पे कोई इफेक्ट अपना नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि दो प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस ही मेंटेन होता है वो अंदर वाले चार्जेस की वजह से ही आता है पोटेंशियल, V = ED। तो बैटरी सिर्फ ये अंदर वाले चार्जेस को ही चेंज करेगी, ये चार्जेस ऐसे के ऐसे रहेंगे। कोई अगर पूछे तो तुम ऐसा ही तुम्हें जवाब देना है, ठीक है ना। तो मैंने बैटरी ऐसे जोड़ी है, इस तरीके से जोड़ी है। तो बैटरी का पोटेंशियल वोल्टेज यहाँ 20 है, तो हमारे कैपेसिटर का भी 20 हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके फाइनल चार्जेस कितने आ जाएंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव, ये हमारा कि मान लेते हैं अपना, ये हमारा QF आ गया, यहाँ पे नेगेटिव, ये -QF आ गया। ये इस साइड इस फेस पे चार्ज ये 200 रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं रहेगा। तो हमें वही चीज़ है कि तुम चाहो तो उसको ऐसे रब कर सकते हो और अपनी लाइफ से हटा सकते हो, कोई काम की चीज़ नहीं हो। और बैटरी पे जो फाइनल चार्जेस हैं वो तुम्हारे, है ना, किस पर डिपेंड करेंगे, तो बैटरी पे ये चार्जेस
अब अच्छा बैटरी पे अपना चार्ज यहाँ पर तब तक आता रहेगा जब तक हमारे कैपेसिटर का पोटेंशियल बैटरी के वोल्टेज के सेम नहीं हो जाता। तो इसका वोल्टेज तुम्हारा 20 हो जाएगा, ये तुम्हें पता ही है। तो इसलिए क्यू एफ इक्वल टू क्या होगा, सी वी। सी कितना है तुम्हारा 20 माइक्रोफैरेड इंटू वी कितना है ये 20 वोल्ट, और ये तुम्हारा आंसर आएगा माइक्रो कूलम में। कैलकुलेट करके देख लो तो आएगा 2 × 400 माइक्रो कूलम। फाइनल चार्ज ये आ गया मेरा। अच्छा फाइनल चार्ज ये आ गया है। तो बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हुआ है ये कोई पूछे कि भाई निकाल के बता दो, तो अब तुम लोग यहाँ पर इतना सीख चुके हो कि तुम ये बता सकते हो कि तुम्हें दिख रहा है, एक प्लेट को पकड़ लेते हैं, इस प्लेट पे तुम्हें दिख रहा है पहले चार्ज कितना था -100 था, अब कितना हो गया 400 था। -100 से 400 हो गया तो कितना चार्ज फ्लो हुआ 500 चार्ज फ्लो हुआ। -100 से 400 चार्ज लाना है तो मैंने उसमें 500 चार्ज और ऐड किया होगा, मैंने मतलब कि बैटरी ने 500 और दिया होगा, इसलिए -100 यहाँ पे इसलिए -100 का 400 ही हुआ। तो बैटरी ने कितना चार्ज दिया है, तो यहाँ पे अगर मैं पूछूँ कि डेल्टा क्यू कितना है तो तुम बोल सकते हो कि 500 माइक्रो कूलम। तो वर्क डन बाय बैटरी ये कितना होगा, ये होगा यहाँ पर बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हुआ है वो लिखना है हमें। तो 500 माइक्रो कूलम इंटू बैटरी का वोल्टेज ये 20, ये आंसर तुम्हारा माइक्रो जूल में आएगा। तो 5 to the 10 तो ये आएगा तुम्हारा 10,000 माइक्रो जूल ना। हाँ तो हमें निकालना है कि हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। तो वो तुम्हें पता है कि वो जो लिखा है फॉर्मूला वर्क डन बाय सेल माइनस ऑफ डेल्टा यू। तो ये आ गया तुम्हारा 10,000 माइनस है ना डेल्टा यू लिखना है। तो मैंने फाइनल की, तो फाइनल की अभी एनर्जी भी नहीं निकाली है ना, फाइनल की एनर्जी निकालनी बाकी है। ठीक है, फाइनल का चार्ज निकाल लिया। फाइनल स्टेज में हमारे कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तुम्हें पता है ये भी यही बीच वाले चार्जेस लेता है। तो तुम ये लिख सकते हो हाफ क्यू स्क्वायर बस, या फिर हाफ सी वी स्क्वायर। इस केस पे तो मुझे वी पता है, वी पता है तो हाफ सी वी स्क्वायर लिखना ज़्यादा आसान रहेगा। तो सी तुम्हें कितना दिया है, सी तुम्हें दिया है देखो यहाँ पर 20 माइक्रोफैरेड इंटू वी स्क्वायर। तो वी कितना हो गया 20, तो वी स्क्वायर तो 400, तो ये 10 हो गया। तो फाइनल एनर्जी आ गई तुम्हारी 4000 माइक्रो जूल। ठीक है, ये आ गई फाइनल। तो बेसिकली मुझे ये लिखना चाहिए था यहाँ पर पहले, और फिर हीट प्रोड्यूस लिखनी चाहिए थी। ठीक है ना, वो कर देता हूँ मैं अच्छा पहले। तो यहाँ पर ये मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यू एफ तुम्हारा आ गया है इस फॉर्मेट में ऐसे, माइक्रो जूल में सॉल्व करने पर यह आएगा तुम्हारा 4000 माइक्रो जूल। तो अब हीट प्रोड्यूस कितनी होगी तुम्हारी, हीट प्रोड्यूस्ड कितनी होगी, तो हीट प्रोड्यूस्ड H होगी तुम्हारे यहाँ पर वर्क डन बाय सेल माइनस ऑफ डेल्टा यू। तो वर्क डन बाय सेल कितना हो गया तुम्हारा 10,000 माइनस ऑफ डेल्टा यू कितना होगा, तो फाइनल एनर्जी माइनस इनर्शियल एनर्जी 250। तो ये तुम्हारा कितनी आएगी वैल्यू 6250 माइक्रो जूल, है ना। देख लो यहाँ पर एक बार इसको, होपफुली सबको समझ में आ गया। अब मैं इसके ऊपर एक प्रॉब्लम ना तुम्हें होमवर्क में दूंगा, एक प्रॉब्लम तुम्हें मैं इसके ऊपर होमवर्क में दूंगा, इसको नोट करो। और मेरे ख्याल से आज का टाइम भी हो गया है, तो आज हम यहीं रुक जाएंगे। इसकी जो एक प्रॉब्लम जो होमवर्क में दूंगा उसका स्टेटमेंट मैं तुम्हें व्हाट्सएप में भेज दूंगा, है ना। आज के दिन जिस दिन तुम ये लेक्चर देखोगे तो तुम्हें वो व्हाट्सएप में मिल जाएगा, तो तुम्हें वो सॉल्व करके देखना है। वो थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम होगी। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं।